एंड ऑफ वीडियो इस बारे में बात करेंगे कि अगर आप किसी वजह से ब्रेक ले रहे हैं तो हाउ कैन यू मैनेज इट ऑन योर ओन विदाउट द थेरेपी। सो ये चीज भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो बड़ा कॉमनली एक वर्ड जो सुनने में आता है वो रिग्रेस करना है। अमूमन आपने वालिदैन से या थेरेपिस्ट से सुना होगा कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट, हमारा क्लाइंट रिग्रेस कर गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं या प्रोग्रेस की बात करते हैं तो आगे बढ़ना, नई चीजें सीखना है। रिग्रेस करना ये होता है कि एक वो अमल या एक वो स्किल जो पहले बच्चे को आता था लेकिन फिर वो उसको भूल गया। इसकी बड़ी आम सी मिसाल ये है कि अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चा वेव करता था, बाय बोलता था when he was 5 months old or when he was 6 months old। इवन अगर मैं भी अब्दुल्ला की बात करूं तो 6 months में अब्दुल्ला वेव प्रॉपर करते थे, बाय बोलते थे, बट विद द टाइम वो ये स्किल भूल गए। और वो ऐसा भूले कि वो फिर अब उन्होंने दोबारा 4 साल 5 या 7 महीने की उम्र में आके दोबारा से बाय करना शुरू किया है, वरना इस पूरे टाइम के अंदर वो बाय नहीं करते थे। ये एक मिसाल है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि बच्चे को एक स्किल लर्न हो गया था लेकिन वो उसके बाद वो भूल गया, उसको रिग्रेस कर गया, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। एक तो रिग्रेशन में होता है जो डायग्नोसिस से पहले होता है। पहली दफा वालिदैन को अंदाजा हुआ कि ठीक है 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में जो बच्चे की स्पीच थी, जो कॉम्प्रिहेंशन थी, जो ओरिएंटेशन थी, आई कॉन्टेक्ट था, लेट्स से नेम रिस्पॉन्स था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिग्रेस करता चला गया और उनको अंदाजा हुआ कि नहीं अब ये नाम लेने पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, अब ये आई कॉन्टेक्ट नहीं करता, अब ये वेव नहीं करता। फिर जब वो गए थेरेपिस्ट के पास तो उनको पता चला कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है। तो ये तो डायग्नोसिस से पहले की जो रिग्रेशन की स्टेट है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज वो होती है जो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट होती है। देखिए जो पहले बच्चा रिग्रेस कर गया, आप गए, आपको डायग्नोसिस मिल गया, आपका मसला हल हो गया, आपको अंदाजा हो गया कि ठीक है भाई ये इशू था, इस वजह से ये हुआ, अब आगे क्या करना है। लेकिन जब बच्चा थेरेपीज में है, जब बच्चा अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म है, उस दौरान जब बच्चा रिग्रेस करता है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उसको हेल्प आउट करना उस वक्त में बहुत जरूरी है। सो आज हम इस वाले रिग्रेशन की बात करेंगे जो ड्यूरिंग द मैनेजमेंट होता है। बच्चा थेरेपीज में आ रहा है, बच्चा एबीए में जा रहा है, बच्चा बिहेवियर थेरेपी में जा रहा है, ओटी में जा रहा है, स्पीच में जा रहा है, एंड स्टिल फॉर वन रीजन और अनदर वो रिग्रेस कर रहा है। अच्छा, ये जो ड्यूरिंग द थेरेपीज जो रिग्रेशन होता है उसमें ये समझने की जरूरत है कि वो फॉर द अननोन रीजन भी हो सकता है, आपको नहीं पता किस वजह से हुआ, मतलब कुछ भी वेदर होना, वेदर का ऊपर नीचे होना, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसके अलावा कुछ नोन रीजन होते हैं। लेट्स से बच्चा जो है वो वेकेशन पे चला गया, उसने एक लंबा टाइम ट्रैवल में गुजारा तो वो थेरेपीज में था ही नहीं, ठीक है। लेट्स से बच्चा बीमार पड़ गया, अब चूंकि वो बीमार हुआ तो वो थेरेपीज के लिए नहीं आता। लेट्स से उसको जो लेकर आता था माँ, घर में कोई और शख्स बीमार हो गया, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, सो एक लंबे टाइम के लिए बच्चे की जो रूटीन थी, जो एक स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहा था, वो डिस्टर्ब हो गया। उसमें ऑब्वियसली थेरेपीज भी आती हैं। अब चूंकि उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो गई तो आपको अंदाजा हुआ कि बच्चे ने दोबारा से रिग्रेस करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये वाला रिग्रेशन कैसा दिखेगा कि बच्चे के जो स्टिमिंग बिहेवियर रिजॉल्व हो गए थे, जो खत्म हो गए थे, वो दोबारा वापस आना शुरू हो गए, नए स्टिमिंग बिहेवियर नजर आना शुरू हो गए। लेट्स से अगर पहले बच्चा शाउट करता था, फिर ड्यूरिंग द थेरेपी उसने शाउट करना छोड़ दिया था, लेकिन इस रिग्रेसिंग स्टेट के अंदर उसने दोबारा से शाउट करना शुरू कर दिया, या उसने चीजें फेंकना शुरू कर दिया, या उसने हैंड टैपिंग शुरू कर दी, या उसने हेड टैपिंग शुरू कर दी। सो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि घर में बहुत लंबे टाइम के लिए गेस्ट आ गए, उनके साथ भी बच्चे थे, तो बच्चे का रूटीन जब डिस्टर्ब होता है तो देयर आर चांसेस कि उसकी वजह से बच्चा रिग्रेस करे, इवन जब वो थेरेपीज के अंदर है। स्पेशली अगर हमने वेकेशन की बात की, शादी की बात की, फौतगी की बात की, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अमूमन लोग थेरेपीज की ब्रेक लेते हैं। सो अगर आप थेरेपीज से ब्रेक ले रहे हैं, सो यू जस्ट नीड टू बी माइंडफुल कि ऐसा ना हो कि आपका बच्चा रिग्रेस कर जाए। अच्छा, और अगर उस फेज में आप, ऑब्वियसली हमने सबको वेकेशन पे भी जाना होता है, घर पे शादियां भी होती है, डेथ भी होती है, तो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो इस बारे में बात करेंगे कि अगर आप किसी वजह से ब्रेक ले रहे हैं तो हाउ कैन यू मैनेज इट ऑन योर ओन विदाउट द थेरेपी। सो ये चीज भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बहुत दफा रिग्रेस ऐसा भी दिखता है कि हम वालिदैन से मिलते हैं, या मैं खुद भी बींगा मदर बता रही हूँ कि हम बच्चे को एक स्किल सिखाना चाह रहे हैं, थेरेपिस्ट भी सिखा रहा है, पेरेंट्स भी सिखा रहे हैं, सब एफर्ट्स कर रहे हैं, बच्चे को इमिटेशन पे लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा वो स्किल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो पेस से सीख रहा है, इतना ज्यादा कि नाउ इट्स अलार्मिंग। एक हद तक तो ऑब्वियसली इट्स नॉर्मल कि आप उस ऑटिस्टिक बच्चे से या न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों से न्यूरोटिपिकल वाली पेस एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जो एक्सपेक्टेड पेस है वो उससे भी ज्यादा स्लो है, वो नहीं सीख पा रहा। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ रिग्रेशन होता है जिसके ऊपर आपको काम करने की शदीद जरूरत होती है। सबने पहले बात की कि अगर बच्चा बीमार है तो अमूमन जब बच्चा बीमार होता है, स्पेशली जिस तरह का मौसम आजकल कराची में भी हो रहा है, जब वेदर चेंज होता है तो बहुत सारे रीजंस की वजह से बच्चे को
फीवर हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी, तो बहुत दफा एंटीबायोटिक्स की वजह से भी बच्चा रिग्रेस कर जाता है, या अगर आपने फीवर की मेडिसिन दी तो वो भी एक इफेक्ट ला सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपने एंटीबायोटिक्स तो देंगे ना, अगर बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो आप उसको तो नहीं रोक सकते। तो ऐसी सूरत हाल में आप एक चीज तो ये कर सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स लें। आपको पता है मौसम बदल गया है, अगर बच्चा सब कुछ खाता है, उसकी डाइट अच्छी है, तो मेक श्योर करें कि आप उसको ऐसे फ्रूट्स दें, ऐसे ड्राई फ्रूट्स दें कि उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो, राइट। अगर बच्चा खाता बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं है, उस पिकी ईटर है, तो फिर आप उसकी क्लोथिंग के ऊपर काम करें, मसाज के ऊपर काम करें, गर्म तेल से मसाज करें, उसको लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनाएं ताकि उसको ठंड ना लगे और वो बीमार ना पड़े। सो प्रिवेंटिव मेजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बच्चा बीमार हो जाए तो डेफिनेटली आपको एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो कुछ रीजंस थे, लेकिन बहुत दफा जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑटिज्म में रिग्रेशन का अननोन रीजन होता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। सो अगर आप किसी ऐसी फिक्स में फंस जाएं तो उसमें सबसे पहली चीज है कि आपने बच्चे की डाइट आइडेंटिफाई करनी है कि क्या उसकी डाइट में कुछ चेंजेस आए हैं, क्या आजकल वो शुगरी फूड्स या जंक फूड ज्यादा ले रहा है, बाहर की चीजें ज्यादा खा रहा है, तली हुई चीजें ज्यादा खा रहा है, मीठी चीजें ज्यादा खा रहा है, तो दैट कुड बी द वन रीजन जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो रिग्रेस करता है। क्योंकि ऑब्वियसली ऑटिस्टिक बच्चों का ब्रेन इन्फ्लेमेटेड होता है, सो वो उस चीज को ट्रिगर करता है। अगेन, क्या उसकी डाइट के अंदर दूध का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है, तो दैट कुड बी द वन रीजन। थर्डली, क्या अगर वो किसी नए जगह पर थेरेपी सेंटर में या स्कूल जा रहा था, बहुत दफा ऐसा होता है कि सब कुछ स्मूथ जा रहा था, बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया, 2 घंटे वो स्कूल में भी गुजार रहा है, लेकिन जो उसका स्कूल का टाइम है वो उसका स्टिमिंग टाइम बन गया है, वो वहां पर एंगेज होने के बजाय वो वहां जाकर स्टिम करता है, तो देर आर चांसेस को वो रिग्रेस करेगा। क्योंकि जैसे मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूँ कि हमने अपने बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करना है। आई डू अंडरस्टैंड कि 24/7 ये नहीं हो सकता, लेकिन आपने उसको बहुत लंबे टाइम के लिए अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। आपने मेक श्योर करना है कि आप बच्चे के साथ हो, बच्चे को इंगेज रखें, या जो भी बच्चे के साथ है उसको कंस्ट्रक्टिवली इंगेज रखें। क्योंकि अगर आप उसको इंगेज नहीं रखेंगे, अनअटेंडेड छोड़ेंगे, तो वो स्टिमिंग बिहेवियर्स में जाएगा, एंड अगेन स्टिमिंग बिहेवियर उसका कंफर्ट जोन है और ये उसकी प्रोग्रेस को डेफिनेटली इफेक्ट कर सकता है। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी वजह से, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे आपकी वेकेशन की ब्रेक हो, चाहे स्कूल चेंज करना हो, थेरेपी सेंटर चेंज करना हो, अगर आपका बच्चा जो है वो रिग्रेस कर रहा है, आप उसको देख सकते हैं, तो प्लीज 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 आप अपना सेंसरी फील्ड जो है, जो सेंसरी डाइट है, वो बढ़ा दें। लेट्स से पहले आप दिन में 1 दफा मसाज करते थे, अब दिन में 2 दफा 20-20 मिनट का मसाज करें। ब्लैंकेट रोल अगर 1 दफा करे थे तो 2 दफा करें। मेसी प्ले करें, जितना भी ज्यादा आपका सेंसरी डाइट हो सकती है वो बढ़ा दें। चाहे एकेडमिक्स में, स्पीच में, एबीए में या बिहेवियर थेरेपी में आप थोड़ा सा स्लो भी हो जाए, सही है, लेकिन सेंसरी फीड आप डेफिनेटली बढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चे की रिग्रेशन को स्टॉप करने में या स्लो करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अच्छा, जब भी मैं बात करती हूँ सेंसरी डाइट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, मटेरियल नहीं है, हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी घर पर नहीं बुला सकते। देखिए, जो भी घर के काम है ना, सबसे ज्यादा सेंसरी इनपुट उनके अंदर होता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप जब कपड़े धो रही हैं अपने बच्चे को साथ बिठा लें, मेसी प्ले करेगा, पानी के साथ खेलेगा। आप बर्तन धो रही हैं, आप अपने बच्चे को साथ बिठा लें, आप उसके हाथ के अंदर स्पंज, अब्दुल्ला को इतना पसंद है ये काम, आप उसके हाथ के अंदर स्कॉच ब्राइट दे दे, साबुन दे दे, मेसी प्ले भी हो गया, वाटर प्ले भी हो गया, टैक्टाइल उसकी सीकिंग बिहेवियर भी सेटिस्फाई हो गया, उसके अलावा कपड़े धुलने में भी हो गया, झाड़ू पोछे के अंदर, डस्टिंग के अंदर। अगर आपके बच्चे को एलर्जी नहीं है, ये प्लीज मेक श्योर करें, क्योंकि अब्दुल्ला को डस्ट से एलर्जी है। सो पोछे के अंदर भी देखें उसका टैक्टाइल भी आ गया। सो आपने बच्चे को, जरूरी नहीं है कि आप उसको ब्रांडेड चीजें ला के दें, आप ओटी का मटेरियल लेकर आए, आप घर में ये सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत आम सी चीज है कि आपने 4 टब रखे, एक के अंदर थोड़े से चावल रख दिए, एक में दाल रख दी, एक में चना रख दिया, एक में पानी रख दिया, और एक में आप बर्फ भी रख सकते हैं छोटी सी, एंड देन आप बच्चे को उन सबसे क्रॉस करके लेके जाएं, तो उसके पैरों को सारी चीजों की सेंसेशन मिलेगी। सो ये सेंसरी सीकिंग ही है, सेंसरी इनपुट ही है। सेंसरी की जब हम बात करें तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से हो। सेंसरी का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो चीजें जो हमारी 5 सेंसेस को अकोमोडेट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, उनसे इंटरेक्ट करती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एनवायरनमेंट में जो चीजें अवेलेबल हैं, जो आपके पास है, आप उन्हीं को यूज करते हुए अपने बच्चे को सेंसरी इनपुट दें, ताकि बच्चे की डिपेंडेंसी भी ऐसी चीजों पर ना हो कि आपके लिए मुश्किल हो। नेचर के अंदर ले जाएं, मड में खेलने दें। सो ये चीजें बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने बच्चे के अंदर एग्रेशन को आइडेंटिफाई करें, प्लीज अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस करें, खुद सेंसरी डाइट बढ़ा दें, उसके टीचर से डिस्कस करें,
क्योंकि मेरे और आपका बच्चा वनरेबल है रिग्रेस करने के लिए, और हमने मेक श्योर करना है कि जिस पेज पे वो प्रोग्रेस करें इंशाल्लाह उसी पेज पर वो करते रहे। आप सबके लिए ढेरों दुआएं, जिनके बच्चे डायग्नोस हो रहे हैं, जिनके बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं, जिनको वीडियो देख के लगता है कि जी हमारे बच्चे के अंदर ये चीज है, प्लीज कम फॉरवर्ड, एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट मैनेजमेंट एज सून एज पॉसिबल। यू विल सी कि किस तरह से ये चीज इंशाल्लाह आपको मदद करती है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां करे। बहुत शुक्रिया।